हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। मित्रों, इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले का क्वेश्चन और आंसर बताया जा चुका है। आज हम उसके आगे का पर्सन लेके चलेंगे। 48 तक बनाया जा चुका है और 49 से आज शुरू कर रहे हैं, जो बीपीएससी, टीआरई ऑल एग्जाम और एसटीईटी और विभिन्न कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो 49वां जो प्रश्न है, आदिकाल की सीमा अवधि। तो इसका जो सीमा अवधि है, 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो मित्रों, इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो मित्रों, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रस क्या रही है? तो वीर रस जो है वह प्रमुख रस रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो इसमें वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। क्योंकि अपभ्रंश भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाती है। हिंदी का सबसे प्राचीन जो छंद है वह क्या है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा रही है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आदिकालीन साहित्य के संबंध में आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी तक किसने माना है? तो इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो उन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो उसमें परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र है वह क्या है? तो जय मयंक, जस चंद्रिका और कीर्ति पताका, ये नोटिस मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? तो उसे उन्होंने अपभ्रंश काव्य कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामाकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? इसे दोहरे नामाकरण की प्रवृत्ति रामचंद्र शुक्ल ने आरंभ की थी। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। तो आदिकालीन जो काव्य प्रवृत्ति है वह प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग नहीं है। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो इस काव्य में राष्ट्रीय चेतना प्रवृत्ति का जो है वह अभाव है। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र ने नहीं लिखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो थे वे स्वयंभू थे। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? तो ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और ये सभी हो जाएंगे। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? तो सिद्ध साहित्य से जो तात्पर्य है वर्जियान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य से। आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध
नहीं है, तो सिख साहित्य जो है उपलब्ध नहीं है। अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा संधा भाषा का अर्थ क्या है? तो संधा भाषा का जो अर्थ है, अंत साधनात्मक अनुभूतियों की संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सिद्ध साहित्य के संदर्भ में सिद्ध साहित्य दोहों व चारिया पदों में है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। सरप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि है। सिद्ध साहित्य से सहज साधना का प्राधान्य है। तो सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। 84 सिद्धों की प्रथम सिद्ध कौन है? तो इसमें सरप्पा जो है प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो उन्होंने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा प्रथम कवि है। शिलाभद्र सूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? तो इसे गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? श्रावकाचार्य के रचयिता देवसेन हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसे शिव सिंह सिंगर में माना है। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है, देवसेन का एक अन्य ग्रंथ दब साहब पयास है। चरिया पद के रचयिता है कौन? तो सबरप्पा चरिया पद के रचयिता है। अवधूत मत किसे कहा जाता है? तो नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? तो यह जो सिद्धांत है गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो इनका मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है? तो लोईप्पा का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? तो इस भाषा को संधा नाम अद्वैब्रज तथा मुनिदत्त ने दिया। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? तो मेरु तुंग को कहा गया है। प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन को प्रथम जैन कवि कहा गया है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरु तुंग है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता किसे माना जाता है? तो सोम प्रभ सूरी को माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आरंभ जोइंदु कृत परमात्मा प्रकाश तथा योग सार से माना जाता है। रेवंत गिरी रास के रचयिता कौन है? तो रेवंत गिरी रास के रचयिता विजय सेन सूरी को माना जाता है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो हेमचंद्र ने किया है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। आशुग कवि की रचना कौन है? तो चंद्रबाला रास इनकी रचना है। नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है तो रेडाकृत राउर वेला में मिलता है। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो राजा बांकी दास कृत कुकवि बतीसी में मिलता है। सिद्ध सेन कृत विलासवई कहाँ किस कोटि का काव्य है? तो प्रेम कथा काव्य है। रोमांटिक महाकाव्य है। धनपाल कृत भविष्यत कहाँ? ऐतिहासिक चरित काव्य है। कीर्ति लता। आदिकाल के चंपू काव्य कृत है। राउर वेला। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। राउर वेला।
63 सलाह का पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है महापुराण में। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका नलिन विलोचन शर्मा है। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो इसे जैन साहित्य में रचे गए। पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? तो यह विद्यापति की उक्ति है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का अतीत। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो इसका पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। शंभुकृत पाउंचर्यु किस की विषय वस्तु किससे संबंध है? इसकी विषय वस्तु राम कथा से संबंध है। अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? तो अपभ्रंश का आदि कवि स्वयंभू है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो कुवलय माला कहाँ? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुर रहमान है। संदेश वाहक किस प्रकार का काव्य है? तो एक खंड काव्य है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? भारतेश्वर बाहुबली रास प्रभावित है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है खुमान रासो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति के यथार्थ चित्रण हुआ है? इसका वर्ण रत्नाकर में। शंभु का अपूर्ण ग्रंथ है पौयूम चरियु। शंभु को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो डॉक्टर ध्यानी। अपभ्रंश का भवभूति कौन है? तो पुष्प दंत। प्राकृतिक अनुशासन के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम देव। महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। न्याय कुमार चरियु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? अपभ्रष्ट। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? तो यह अवहट से माना गया है। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो कीर्ति लता को। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? तो घनाक्षरी छंद नहीं मिलता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? स्वयंभू। पुष्पदंत किस सदी में हुए? तो यह 10वीं सदी में हुए। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है तो जगत सुंदरी प्रयोग माला उस समय का यह ग्रंथ है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो नरपति नाला की है। विशलदेव रासो का नायक कौन है? तो इसका नायक है विग्रहराज चतुर्थ। विशलदेव रासो की नायिका कौन है? तो विशलदेव रासो की नायिका है राजमती। विशलदेव रासो की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है राजस्थानी। विशलदेव रासो के रचयिता है नरपति नाला। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता रही है? तो विशलदेव रासो की रही है। विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो इसका गीति काव्य है। वीर गाथात्मक रचना नहीं है। विशलदेव रासो वीर गाथात्मक रचना नहीं है। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है विशलदेव रासो। चौपाई के साथ दोहे रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसे करवक
कहते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था वलिद। पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो इसको सर्ग को समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? इसमें 69 सर्ग है। चंद्रवर दाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो मित्रों इसे कारसादा तासी ने कहा है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो मिलता है यह बीसलदेव रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय मतलब सर्ग कौन है? तो ये जो सबसे बड़ा है वो कनौज युद्ध है। कनौज युद्ध। पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका तो जग जाहिर है संयोगिता। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है? तो इसे श्याम सुंदर दास प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है गौरी शंकर चंद ओझा का है। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? तो यह वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन है? तो इसमें सबसे विवादास्पद है ऐतिहासिकता। चारण काव्य की भाषा है, तो इसकी जो भाषा है डिंगल। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धरणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, तो जो हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो में उपेक्षा की गई है। किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृत पेंगलम में मिलता है? तो हम्मीर रासो का मिलता है। राठौड़ी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें जय चंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का हुआ है। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? तो खुमान रासो में हुआ है। खुमान रासो के रचयिता है, तो इसके जो रचयिता है दलपत विजय है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक। कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। जय मैंग जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मधुकर कवि। पूर्वी राजधानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? इसे पिंगल कहते हैं। परमाल रासो काव्य कृति की कवि का नाम है जगनिक। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत? श्रावकाचार अरस्तु, यह गलत है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। मधुकर कवि, धनपाल, रोडा कवि। तो इसका होगा मधुकर कवि जयमंक चंद्रिका। एक का दो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। बीसलदेव रासो
चंदबर दाई बी का 4। तो इसे मिला लीजिएगा, इसके बाद बाकी सब मिल जाएगा। बी का 4, बी का 4, तो इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। 12 वर्ष लय कुकुर जीवे तवा तुम्बाई दुई सुचा नौलख पातुरी आगे नाचे पुरुष कहानी हो कहो चरपटनाथ विद्यापति गोरखनाथ जगनिक चंद्रबरदाई। तो इसका हो जाएगा ए का चौथा, तो ए का चौथा जगनिक, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। जी मन पवन न संचरई पुस्तक जलहन हाथ दे राम कहसरी ए सोहंती भल्ला हुआ जो मरिया। तो इसमें चंद्रबरदाई का है तीसरा, पुस्तक जलहन हाथ दे बी का 3, तो बी का 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। बुद्धि रासो काव्य है, यह एक प्रेम काव्य है। राजशेखर सुरकृत नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस है श्रृंगार। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है प्राकृत पेंगलम। प्रबंध काव्य है जय मैंग जस चंद्रिका। ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? तो इसको मारवड़ी है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? तो इसके है कुशल लाभ। प्रथम बावनी काव्य है मातृका। प्रथमाक्षर दोहरा। प्रमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो जगनिक। किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड नाम से जाना जाता है? तो परमाल रासो। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो इसके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो कृत नूसी पहर का विषय है भाषा विज्ञान। तोता हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? यह विद्यापति को कहा जाता है। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया है? तो बेनीपुरी जी ने किया है। देसिल वैना सब्जन मिथ्या तय तय सन जपो अब हट्ठा, यह विद्यापति की पंक्ति है। पंडिया साल सत्य वखान देहई बुद्ध वसंत न जाना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह सरहप्पा की है। आध बदन शशि विहंसी देखलनी आत पिहिल निज बाहु कछु ए भागवलाहक झांपल किछु क्रसल राहु, यह पंक्ति किसकी है? तो यह विद्यापति की है। गगन मंडल में औध को बात तह अमृत का बासा सगुरा होए सो भरी भरी पीवे निगुरा जाई पियासा, यह जो पंक्ति है मित्रों यह गोरखनाथ की है। राम कहा सरी यही सोहंती, यह स्वयंभू की है। सुबता अवधु जीवन मुवा बोलता अवधु पैंजरे सुबह, यह किनकी पंक्ति है? तो यह भी गोरखनाथ की है। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहू, यह जो है चरपट नाथ की पंक्ति है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। काहे को बियाहे परदेश सुनू बाबुल मोरे, यह अमीर खुसरो की है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर अपना रैन भई चौदेश, यह भी अमीर खुसरो की है।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों की गीत गोविंद जयदेव के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है। वैसे ही पदावली विद्यापति के पदों में यह मित्रों यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। पहले जैसा गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। यह पंक्ति भी रामचंद्र शुक्ल की है। धन्यवाद मित्रों।